हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि हिंदी 10th क्लास का हिंदी पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 चलेंगे। हिंदी का है, जो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन कहीं से छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। और मैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस पर डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके पहले से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब जाके आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो डाला है। तो मैथ, हिंदी और साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी चीज़ का नोट्स मतलब कि यहाँ मैं करा दूंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं शीर्षक। शीर्षक आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 4 में आपका क्या है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस पर करेंगे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके जो लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। एक ऐसी विद्या है तो यह एक ललित निबंध है। एक ऐसी विद्या है तो यह एक जो है ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों। और इनका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। क्योंकि यहाँ से जन्म भी पूछ दिया जाता है तो आप जन्म तिथि जरूर इसे जरूर याद रखें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हो गई 19 मई 1979 ईस्वी को हो गया। दोस्तों, इसको याद करने का मैं बता देता हूँ ट्रिक कैसे है। जैसे कि आप देखिए 19 दोनों में है, तो इधर अगस्त उधर मई, इधर अगस्त उधर मई है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के लेखक कौन है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसी विद्या है, तो यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसी विद्या है, तो ललित निबंध है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन आपका है चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, मैंने पहले ही बता दिया, और मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी को, 1979। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक क्या है, तो ये ग्रंथावली है। यह जो शीर्षक है आपको ऐसे याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह शीर्षक क्या है, तो यह जो है ग्रंथावली है। क्या है दोस्तों, तो ग्रंथावली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलोक पर्व की रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बताइए, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आलोक पर्व की रचना पर, पहले इसको पढ़िए, आलोक पर्व की रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आप आंसर सही से करेंगे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा आपको कि आलोक पर्व की रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा, यानी कि आलोक, चलिए एक क्वेश्चन इस तरह पूछेगा आलोक पर्व की रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हो जाएगा अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों, तो अकादमी पुरस्कार। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अकादमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया गया, तो आलोक पर्व के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के फूल, याद रखेंगे आप, अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अशोक के फूल के लेखक कौन है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
कि पुनर्वा के लेखक कौन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है पुनर्वा के लेखक कौन है तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कल्पलता के लेखक कौन है, तो कल्पलता के भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो आप याद ऐसे करेंगे, अशोक के फूल हो जाए या पुनर्वा हो जाए या कल्पलता हो जाए, सबके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अनाम दास के पोथा के लेखक। एक भी यहाँ से भी क्वेश्चन है कि अनाम दास के पोथा के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। दोस्तों याद करिए, अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, पुनर्वा पुनर्वा पुनर्वा, कल्पलता कल्पलता कल्पलता, अनाम दास अनाम दास, यानी इन सभी के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुर साहित्य के लेखक कौन है, तो सुर साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 3-3 करके याद कर लेंगे, जैसे कि अशोक के फूल, पुनर्वा, कल्पलता, अशोक के फूल, पुनर्वा, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अनाम दास के पोथा, सुर साहित्य और विचार प्रवाह के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 6 है, आपको 3-3 करके याद करिएगा ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसान हो, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, एग्जाम में जाने के बाद बच्चे भूल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व भारती के रचनाकार। यहाँ से आपको ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व भारती, विश्व भारती के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। उसके बाद है आपका अनाम दास के पोथा, तो हम बता ही चुके हैं, एक उपन्यास है, क्योंकि अनाम दास के पोथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो कि इसके यह क्या है, एक उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी में एक साथ कबीर तुलसीनाथ का मिश्रण मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, क्वेश्चन ये पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो निर्लज अपराधी जो कहा है नाखून को कहा है, क्योंकि नाखून यह ऐसा निर्लज है कि इसको कितना भी काट दो फिर भी यह क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए इसे निर्लज कहा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्लज कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कामसूत्र वात्स्यन की रचना। कामसूत्र वात्स्यन की रचना भी यही है, इनका ही है। उसके बाद कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते। एक इस क्वेश्चन को आप याद रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। इसके लेखक कौन है, तो हजारी कालिदास का, यह जो है कथन कालिदास का है। याद रखिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह जो कथन है कालिदास जी का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। उसका अगला क्वेश्चन है देवताओं के राजा का वज्र, जो देवताओं के राजा का जो वज्र है दधीची मुनि की हड्डी की बना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 है, आपका चैप्टर 5 है। इसका शीर्षक जो है नागरी लिपि से लिया गया है, यानी कि यह जो चैप्टर हम आप करने वाले हैं वह जो है नागरी लिपि से। इसके जो लेखक है गुणाकर मूले है, नागरी लिपि गुणाकर मूले, नागरी लिपि गुणाकर मूले जी का है। यह जो विद्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, नागरी लिपि कौन सी विद्या है, नागरी लिपि कौन सी विद्या है, तो यह एक निबंध है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, गुणाकर मूले जी का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। याद रखेंगे, जन्म 1935 और मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की, तो गुणाकर जी ने जो मिडिल स्तर की जो माध्यमिक जो होता है वह जो मराठी भाषा में इन्होंने पढ़ाई की थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई जो की थी वर्धा में की थी। मूले जी ने अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई किए थे कहाँ किए थे, वर्धा में किए थे। वर्धा में इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई किए थे, और मिडिल स्कूल में इन्होंने क्या किया था, मराठी भाषा की पढ़ाई किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेपाली भाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाली जो भाषा है
कौन सी लिपि है? तो नेपाली जो भाषा वह जो है देवनागरी लिपि है। नेपाली जो भाषा है दोस्तों वह जो है नागरी लिपि है। नेपाली भाषा क्या है? नागरी लिपि है। इस बात को याद रखिए क्योंकि हम लोग का भी हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, नेपाली भी जो है देवनागरी लिपि है। लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो है आपका रोमन है। इस बात को याद रखिएगा, अंग्रेजी को रोमन हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कहता है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। यहाँ याद रखिएगा कि बंगला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। आगे चलते हैं, टकसाल का संबंध है क्योंकि टकसाल जो होता था सिक्का होता था। ठीक है, तो टकसाल का जो संबंध है सिक्कों से है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। श्रवण बेलगोला का नाम सुना होगा कि श्रवण बेलगोला का जो संबंध है, तो श्रवण बेलगोला का जो संबंध है वो आपका जैन धर्म से है। श्रवण बेलगोला का जो संबंध है जैन धर्म से है। वही कुशीनगर की बात करें या लुम्बिनी की बात करें या सारनाथ की बात करें तो वह जो है बुद्ध का है, महात्मा बुद्ध का है। श्रवण बेलगोला किसका है? जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि नागरी लिपि शीर्षक जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मराठी भाषा कौन सी लिपि है? तो इस बात को भी याद रखना पड़ेगा, मराठी लिपि भी देवनागरी भाषा है। नेपाली पूछे फिर भी देवनागरिक, या आपका मराठी पूछे फिर भी देवनागरिक, हिंदी पूछे फिर भी देवनागरिक। इस बात को आप याद रखिएगा। नेपाली पूछे देवनागरी लिपि, हिंदी पूछे देवनागरी लिपि, मराठी पूछे देवनागरिक लिपि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो सरहद पाद थे। हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो सरहद पाद। ये आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे, इस पे आप कंफ्यूज मत होइए, ये आपके ऑप्शन में सरहद पाद रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अमोघ वर्ष प्रख्यात क्या था? अमोघ वर्ष जो था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। राष्ट्रकूट राजा था अमोघ वर्ष। उसके बाद चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। जो भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाएंगे कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? तो क्या आंसर हो जाएगा? संस्कृत भाषा में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बेतवा, बेतवा कहाँ है? तो बेतवा इंदौर के पास है। बेतवा कहाँ है? तो बेतवा जो है इंदौर के पास है। उसके बाद आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने, यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ देगा देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले बने थे। कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नागरी लिपि 8वीं से 11वीं सदी में एक सार्वदेशिक लिपि थी। जो नागरी लिपि थी वह जो थी 8वीं से 11वीं सदी में एक सर्वदेशिक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। इस बात को भी याद रखें, गुप्तों की जो राजधानी थी दोस्तों उसको देवनगर कहा जाता था। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो देवनगर कहा जाता था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है गुणाकर मूले ने 2500 से अधिक निबंध लिखे। क्वेश्चन आपको पूछेगा गुणाकर मूले ने कितनी निबंधें लिखी है? तो 2500 से अधिक इन्होंने निबंध लिख डाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की जो कहानी है किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले जी का है। यह जो है कहानियों सबसे प्रसिद्ध है। इस्लामी शासक आरंभ काल में कौन सी सदी में आए थे? तो इस्लामी शासक जो थे आरंभ काल 12वीं सदी से है। 12वीं सदी से इस्लामिक शासक आपका आरंभ काल से हैं। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि के आरंभिक लेख
जो नागरिक लिपि के आरंभिक जो लेख मिलते हैं दक्षिणी भारत से मिलते हैं। जो नागरिक लिपि के जो आरंभिक लेख मिलते हैं वह दक्षिणी भारत से मिलते हैं। उसके बाद कहते हैं बेतवा दानपत्र 220 ईस्वी का है। जो बेतवा का जो दानपत्र है वह 220 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे। यानी आपको मैंने पहले बताया कि जो दक्षिणी भारत से जो सबसे पहले आरंभ में आपको दक्षिण भारत से यह जो नागरी लिपि स्टार्ट हुआ, लेकिन उत्तर भारत में जो है 8वीं सदी से यह मिलने लगा था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आपका मैंने आज जो 2 चैप्टर करा दिया। दोस्तों अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है पहले किस सब्जेक्ट को कराऊँ तो आप कमेंट जरूर करिए कि मैथ पढ़ा पहले, इसके बाद हिंदी के बाद कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत कम है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट इसके बाद पढ़ाऊँ। तो आप कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए।